भले ही नीतिश से हुआ नुकसान बहुत कम था, फिर भी श्रूज गहरी नींद से जाग गया। कोई भी अचानक जागने पर गुस्सा हो जाता। मैं तुम्हें कुचल दूंगा, नाजुक इंसान, श्रूज चिल्लाया। श्रूज के खड़े होते ही पूरी गुफा हिल गई। बड़े बड़े कदमों से श्रूज नीतिश की ओर बढ़ा। श्रूज को कोई मौका ना देते हुए नीतिश ने एक एक्सप्लोजिव बेरी निकाली और श्रूज के रास्ते में फेंक दी। स्पीड हमेशा एक रॉक जायंट की कमजोरी थी। स्पेशल एलीट के लिए भी कोई अलग बात नहीं थी। श्रूज का साइज बस बड़ा था, अटैक ज्यादा मजबूत था और अटैक करने के तरीके ज्यादा थे। हालांकि उसकी मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड थोड़ी तेज थी, लेकिन एक्सप्लोजिव बेरी के धीमे असर में वो अभी भी कछुए जितना धीमा था। दूसरी ओर नीतिश की मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड उसकी 16 एजिलिटी की वजह से बहुत तेज थी। नीतिश तुरंत श्रूज की पीठ पर घुमा और अपना जोरदार हमला शुरू कर दिया। श्रूज के सिर के ऊपर डैमेज की एक सीरीज दिखाई दी, -2, -2, -2, -2। उनके बाद एक और चॉप आया जिसने 6 डैमेज किया। ये कहना होगा कि श्रूज का डिफेंस बहुत डरावना था। थंडरिंग फ्लैश से बढ़े हुए डैमेज के बावजूद लेवल 2 चॉप ने सिर्फ 6 डैमेज किया था। लेवल 1 चॉप शायद सिर्फ 4 डैमेज ही करेगा। श्रूज कई हमलों के बाद ही मुड़ा। उसने अपना पहाड़ जितना बड़ा पैर उठाया और नीतिश की ओर नीचे गिरा। एक नए जन्म के इंसान के तौर पर नीतिश ने गॉड्स डोमेन में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। श्रूज का सामना करते समय उसमें जरा भी घबराहट नहीं थी। एक कदम के साथ नीतिश फुर्ती से श्रूज की पीठ की ओर भागा और श्रूज के धीमे हमले से बच गया। इसके बाद नीतिश ने कई जबरदस्त कट लगाए। जब 5 सेकंड बीते तो श्रूज ने 18 एचपी रीजनरेट किया, जिससे उसके पास 886 एचपी बचे। नीतिश की आधी कोशिशें एक पल में बेकार हो गईं। आम मॉन्स्टर्स की तुलना में एलीट मॉन्स्टर्स या उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स लड़ाई के दौरान हर 5 सेकंड में अपना 2% एचपी रीजनरेट करते थे। श्रूज के पास 900 एचपी थे, इसीलिए ये हर 5 सेकंड में 18 एचपी था। ये रीजनरेशन उस डैमेज से ज्यादा था जो नीतिश नॉर्मल अटैक से कर सकता था। फिर भी नीतिश शांति से अपनी तलवार लहरा रहा था और लगातार श्रूज का एचपी काट रहा था। इतना ज्यादा एचपी और रीजनरेशन देखकर एक आम प्लेयर पहले ही हार मान लेता, लेकिन नीतिश ऐसा नहीं करेगा। 16 पॉइंट्स की एजिलिटी की वजह से नीतिश आसानी से बच सकता था और अटैक कर सकता था। उसकी हाई अटैक स्पीड की वजह से श्रूज का रीजनरेशन पूरी तरह से कम हो गया, लेकिन श्रूज को मारने में बहुत समय लगा। ये बहुत बोरिंग था, बस बचते हुए और पागलों की तरह हमला करते हुए। जोरदार हमला करना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत थकाने वाला था। हर गुजरते सेकंड के साथ श्रू का एचपी लगातार गिरता जा रहा था। 15 सेकंड बाद जैसे ही थंडरिंग फ्लैश का एम्पलीफाइंग इफेक्ट गायब हुआ, नीतिश से होने वाला डैमेज तेजी से कम हो गया। उसकी तलवार के हर वार से सिर्फ 1 डैमेज होता था और चॉप से श्रू से सिर्फ 4 एचपी कम होते थे। नीतिश तुरंत एक मुश्किल लड़ाई में पड़ गया और 5 सेकंड बीते और श्रू ने एक बार फिर 18 एचपी रीजनरेट कर लिए, लेकिन नीतिश ने उन 5 सेकंड में सिर्फ 17 डैमेज किए। ये श्रू के रीजनरेशन की भरपाई के लिए भी काफी नहीं था। नीतिश ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, श्रू को मारना मुश्किल था। काफी डैमेज के बिना यह बस एक बेकार कोशिश थी। इक्विपमेंट की जरूरत: स्ट्रेंथ 8, इक्विपमेंट लेवल 5, डिफेंस +21, डिफेंस रेट 23%, स्ट्रेंथ +2, एंड्योरेंस +4, एचपी +30। ऐसे एट्रीब्यूट्स के साथ शील्ड को हाई क्वालिटी माना जा सकता है। जब इसे लगाया जाता है तो शील्ड डिफेंस को बहुत बढ़ा देती है। एचपी भी 110 पॉइंट्स बढ़ जाता है। यह लेवल 5 वॉरियर क्लास के एचपी के 1/3 के बराबर था। लेवल 5 डंजन में डाइव करने के लिए इसका इस्तेमाल करना काफी था। इसका इस्तेमाल लेवल 8 डंजन में डाइव करने के लिए भी किया जा सकता था। स्किल भी अच्छी थी। ये एक ऐसी स्किल थी जिसका इस्तेमाल सभी मेली जॉब्स पैरी कर सकते थे। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक मेली वेपन की जरूरत थी। ये सामने से आने वाले एक भी अटैक को रोक सकता था और इसका कूलडाउन 30 सेकंड का था। पैरी सभी मेली जॉब्स में एक पॉपुलर स्किल थी। ये वॉरियर क्लास के लिए एक जरूरी स्किल थी। इस स्किल का ड्रॉप रेट कम था और इसे मार्केट में बिकते हुए लगभग कभी नहीं देखा गया, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग स्किल थी। आप इसे किसी जरूरी मौके पर एक्टिवेट कर सकते थे और ये किसी मुश्किल में आपकी मदद भी कर सकती थी। ये खासकर बॉस के खिलाफ लड़ाई में सच था। अगर हीलर आपका साथ नहीं दे पाते तो आप पैरी का इस्तेमाल करके अटैक को रोक सकते थे, जिससे हीलर को आपको ठीक करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता। स्किल को देखते हुए नीतिश ने इसे सीखने का फैसला किया। हालांकि अगर वो स्किल बुक को शील्ड के साथ बेचता तो उसे बेहतर कीमत मिल सकती थी, लेकिन ये एक्शन अंडा पाने के लिए मुर्गी को मारने जैसा ही था। ये कुछ ऐसा था जो नीतिश नहीं करेगा। नीतिश श्रूज को मारने के बाद ऊपर चढ़ता रहा। ब्रॉन्ज शील्ड की कीमत बहुत कम थी। असली दौलत सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट थी। नीतिश के पास सिर्फ 4 एक्सप्लोजिव बेरीज बची थी। हालांकि वो चोटी से 1/3 दूरी पर भी नहीं था। रेस्टिंग पॉइंट्स पर मॉन्स्टर से मिलना भी बहुत आसान था। इस वजह से नीतिश ने अपना रास्ता ज्यादा ध्यान से चुना। आधे घंटे बाद पूरे रास्ते सावधानी से ऊपर चढ़ने के बाद नीतिश आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया।
ऊपर सफेद बादलों और धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। नीतीश अपने सामने सिर्फ 20 गज ही देख पा रहा था। ऊपर जाते समय नीतीश ने रॉक जाइंट्स पर बची हुई सभी 4 एक्सप्लोजिव बेरीज इस्तेमाल कर ली थी। अगर कोई और मॉन्स्टर दिखाई देता तो नीतीश हार मानकर फिर से शुरू कर सकता था। जैसे ही नीतीश कुछ कदम आगे बढ़ा, आगे कुछ धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। इसी समय सिस्टम से एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आया। सिस्टम, प्लेयर ने द लॉस्ट लैंड्स खोज लिया है। हिडन क्वेस्ट पास्ट ग्लोरी एक्टिवेट किया गया। प्लेयर का बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन कुछ समय के लिए डिसेबल कर दिया गया। क्वेस्ट पूरा होने तक मैप नहीं छोड़ा जा सकता। बकवास, उन असैसिन्स ने झूठ बोला। नीतीश ने मन ही मन गाली दी। उन हत्यारों ने जरूर कुछ जानकारी छिपाई होगी। पहाड़ की चोटी पर जो हालात थे वे हत्यारों की बताई स्थिति से बिल्कुल अलग थे। हालांकि उन असैसिन के झूठ से नीतीश को गुस्सा आया, लेकिन उसे इस अनजान सिचुएशन का सामना करते हुए शांत रहना पड़ा। वर्कशॉप के मेंबर्स के भी अपने मतलबी इरादे होते थे। वे अपनी कुछ जरूरी खोजों को जरूर छिपाते, चुपचाप खुद को मजबूत बनाते और पैसा बनाते। वर्कशॉप में ऐसे बहुत से लोग थे, चाहे वे बाहरी मेंबर्स हों या कोर मेंबर्स। कुछ समय बाद हमेशा कुछ बहुत मजबूत लोग अचानक आ जाते थे, जिनका सोशल स्टेटस अचानक बढ़ जाता था। नीतीश ऐसा ही एक उदाहरण था। नहीं तो वो एक कोर मेंबर से वर्कशॉप का कैप्टन नहीं बन पाता। उन्होंने द लॉस्ट लैंड्स में आने के बाद दूसरों को सिर्फ एक सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट देखने के बारे में बताया और कुछ नहीं। सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट से भी ज्यादा जरूरी कुछ जरूर है। क्या ये हिडन क्वेस्ट है? नीतीश ने सिस्टम के क्वेस्ट पैनल को आवाज दी। द लॉस्ट लैंड्स का हिडन क्वेस्ट, पास्ट ग्लोरी। नाम के अलावा क्वेस्ट के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। नीतीश को तो ये भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है। क्या ये एक रीजन एक्टिवेटेड क्वेस्ट है? गॉड्स डोमेन में अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से नीतीश ने जल्दी ही हिडन क्वेस्ट का मतलब समझ लिया। गॉड्स डोमेन में कुछ खास खासियत वाले क्वेस्ट थे। वे सिर्फ कुछ खास एरिया में ही ट्रिगर होते थे। इतना ही नहीं, ये क्वेस्ट कोई जानकारी नहीं देते थे। प्लेयर्स को इसे खुद खोजना होता था। क्वेस्ट पूरा होने के बाद ये फिर से ट्रिगर नहीं होता था, भले ही कोई दूसरा प्लेयर इस जगह पर आ जाए। इसे एक खास तरह का यूनिक क्वेस्ट कहा जा सकता था। साथ ही ये बहुत ज्यादा खतरे से भरा क्वेस्ट था। किसी अनजान रीजन में क्वेस्ट पूरा करने का तरीका खोजने का मतलब उस रीजन के अनजान मॉन्स्टर से निपटना भी था। ऐसे स्पेशल क्वेस्ट के लिए रीजन के मॉन्स्टर्स आमतौर पर आसपास के एरिया के मुकाबले कई लेवल ऊपर होते थे। एक एवरेज प्लेयर के पास क्वेस्ट पूरा करने का कोई चांस नहीं था। पिछली बार इस जगह पर लेवल 20 से ज्यादा के 6 असैसिन आए थे। इस इलाके में लेवल 5 मॉन्स्टर्स के साथ क्वेस्ट भी शुरू हो गया था, ताकि असैसिन्स क्वेस्ट पूरा कर सके। परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकता तो मैं आसपास ही देख लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा और मुझे शहर वापस भेज दिया जाएगा। नीतीश सोचने के बाद बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। धुंध में चलने के कुछ पल बाद नीतीश ने आगे कुछ धुंधली आकृतियां देखीं। ये एक शहर था, एक ऐसा शहर जिसे बहुत पहले छोड़ दिया गया था। चारों ओर टूटे फूटे घर थे। शहर के साइज और इमारतों की शान को देखते हुए ऐसा लगता था कि ये शहर कभी फलता फूलता था। ये व्हाइट रिवर सिटी से भी ज्यादा खुशहाल और शानदार था। हालांकि इस फलते फूलते शहर में अब किसी इंसान की परछाई भी नहीं थी। नीतीश चुपचाप शहर में घुस गया। उसने अपने क्वेस्ट के बारे में सुराग ढूंढते हुए आसपास देखा। एक ऐसे शहर को देखना जिसमें लाखों लोग समा सकते थे, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। घंटे तेजी से बीत गए। दसियों गलियों और सैकड़ों घरों में खोजने के बाद भी नीतीश को अपने क्वेस्ट के लिए एक भी सुराग नहीं मिला था। गॉड्स डोमेन अभी शुरू ही हुआ था। दूसरों से दूरी बढ़ाने का ये सबसे अच्छा समय था। फिर भी नीतीश ने इस जगह को एक्सप्लोर करने में घंटों बर्बाद कर दिए थे। बहुत सारे प्लेयर्स पहले ही लेवल 1 पर पहुंच चुके थे, लेकिन नीतीश अभी भी लेवल 2 के 34% पर ही रुके हुए थे। नीतीश हिचकिचाए। क्या उन्हें क्वेस्ट के सुराग ढूंढते रहना चाहिए या उन्हें यहीं रुककर शहर वापस लौट जाना चाहिए? मैं एक और घंटा ढूंढूंगा। अगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं शहर वापस आ जाऊंगा। नीतीश ने अपने लिए एक टाइम फ्रेम तय किया। हालांकि इस तरह के क्वेस्ट कीमती थे, लेकिन उनके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। उनके पास अभी भी बहुत सारे क्वेस्ट थे जो वो कर सकते थे। इस जगह पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। नीतीश शहर के बीच वाले टावर पर पहुंचा। ये जगह कभी जादूगरों के लिए पवित्र जगह थी। ये जादू सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। टावर की चोटी पर लगा मैजिक क्रिस्टल भी टूट गया था। नीतीश टावर पर चढ़ गया। वो टावर की ऑब्जर्वेटरी में खड़ा था और शहर के नज़ारों को अपनी आंखों में भर रहा था। अगर नीतीश जल्दी में ना होता तो वो धीरे धीरे इस नज़ारे का मजा लेता। चारों ओर देखने के बाद भी उसे कोई खास जगह नहीं मिली। जैसे ही नीतीश जाने वाला था, यंग एडवेंचरर, सिटी इन द स्काई में आपका स्वागत है। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी की आवाज में उतार चढ़ाव और समझदारी भरी बातें थीं। बूढ़े आदमी के अचानक प्रकट होने से नीतीश चौंक गया। उसने तो सोचा था कि बूढ़ा आदमी कोई राक्षस है जो प्रकट हुआ है। हालांकि बूढ़े आदमी के ऊपर पीला इंडिकेटर देखकर उसने एक सांस छोड़ी। सिटी इन द स्काई। नीतीश को गॉड्स डोमेन के इस जाने माने शहर के बारे में सोचकर झटका लगा। सिटी इन द स्काई, इस शहर के नाम ने एक समय गॉड्स डोमेन के पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दिया था। इस शहर में अनगिनत मशहूर जॉब्स थे, यहाँ तक कि मशहूर डेमी गॉड रैंक वाले स्वॉर्ड्स एंड उल्टियर भी थे। ये एक ऐसा शहर था जिससे खुद देवता भी डरते थे। बदकिस्मती से ये शहर तीसरे गॉड्स वॉर के दौरान खत्म हो गया था और गॉड्स डोमेन के लिए अफसोस का कारण बन गया था। आदरणीय एल्डर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नीतीश मुस्कुराए और फॉर्मल टून में पूछा। मदद? सफेद दाढ़ी वाले एल्डर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप और मजबूत बनना चाहते हैं।
मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप मेरा एक टेस्ट लेने को तैयार हैं? बेशक, मैं आपका टेस्ट लेने को तैयार हूँ। नीतीश को राहत मिली। क्वेस्ट पास्ट ग्लोरी का रास्ता यही था। उसे शहर वापस लौटते समय मरना नहीं पड़ा। दोनों लेवल और एसपी हार गए। बड़े ने खुशी से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें 3 चॉइस देता हूँ। पहला, नॉर्मल डिफिकल्टी है। इसे पास करने के बाद तुम्हें एक मिस्टीरियस आयरन ट्रेजर चेस्ट मिलेगा। दूसरा, हार्ड डिफिकल्टी है, जहां तुम्हें एक सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट मिलेगा। इसके अलावा तुम अपने कंप्लीशन रेट के आधार पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पा सकते हो। तीसरा ऑप्शन हेल डिफिकल्टी है, जहां तुम्हें एक फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हें अपने कंप्लीशन रेट के आधार पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। यंग एडवेंचरर, तुम क्या चुनते हो? 3 चॉइस, हर एक दूसरे से ज्यादा मुश्किल और हर एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टिव। लेवल 20 से ज्यादा वाले 6 असासिन ने हार्ड डिफिकल्टी चुना था। वे सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट लेकर लौटे, लेकिन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड छिपाने का फैसला किया। इसका मतलब था कि एक्स्ट्रा इनाम सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट से भी बेहतर था। इस बारे में कुछ सोचने के बाद नीतीश ने हिम्मत से इसे चैलेंज करने का फैसला किया। जिस इंसान का पुनर्जन्म हुआ हो, उसमें हिम्मत होनी चाहिए। आदरणीय एल्डर, मैंने हेल डिफिकल्टी चुनी है। नीतीश को भरोसा था कि वो इस डिफिकल्टी को मैनेज कर लेगा। अगर वो इसे पूरा कर लेता तो इसका उसके भविष्य के डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ता। हा, यंग लोग सच में एनर्जी से भरे होते हैं। मैं सच में आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन पक्का करना कि आपको अपने फैसले पर पछतावा ना हो। एल्डर जोर से हंसने के बाद गायब हो गया। सिस्टम क्वेस्ट पास्ट ग्लोरी एक्सेप्टेड। एक ही लेवल के 1000 मॉन्स्टर्स का सामना करें। 500 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद पास माना जाएगा। टाइम लिमिट 4 घंटे। क्वेस्ट फेलियर पेनल्टी, सभी एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स ही किसी जॉब का सार होते हैं। अगर नीतीश के सभी एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स कम हो जाते तो वो लगभग अपाहिज हो जाता। ये पेनल्टी सच में बेरहम है। टावर के नीचे दिखाई देने वाले अनगिनत स्पेक्टर वॉरियर्स को देखकर नीतीश के सिर में खुजली होने लगी। काउंटडाउन शुरू हुआ। मॉन्स्टर्स के हमला करने से पहले 5 सेकंड बाकी थे। स्पेक्टर वॉरियर, कॉमन मॉन्स्टर, लेवल 2, HP 230। उनमें से किसी एक से लड़ना आसान होगा, लेकिन उनमें से बहुत सारे के सामने नीतीश भी घबरा जाएगा। तेजी से अंदर घुसना तो सीधा सुसाइड था। नीतीश जल्दी ही घिर जाएगा और मारा जाएगा। मॉन्स्टर से एक एक करके लड़ना ही एकमात्र ऑप्शन था। नीतीश को लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस था। वो तेजी से टावर से नीचे भागा और सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। सीढ़ियों से एक बार में सिर्फ 2 मॉन्स्टर ही गुजर सकते थे, इसलिए हमला करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। नीतीश इस क्वेस्ट को तब तक क्लियर कर पाएगा जब तक वो सीढ़ियों की रखवाली करता रहेगा। 5 सेकंड पूरे होने के बाद हर एक स्पेक्टर वॉरियर बेतहाशा टावर की ओर दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां बहुत पतली थीं, इस वजह से वे एक दूसरे को रोक रहे थे। नीतीश को एक बार में सिर्फ 2 स्पेक्टर वॉरियर्स का सामना करना पड़ा। वॉरियर्स के हमलों की बात करें तो नीतीश उनसे आसानी से बच सकता था। थंडरिंग फ्लैश, चॉप, रोशनी की 3 धारियां चमकी, जिससे 2x10 यार्ड के एरिया में सभी स्पेक्टर वॉरियर्स को तुरंत 60 का हाई डैमेज हुआ। इसके बाद जो चॉप हुआ उससे 33 डैमेज हुआ। एक पल में पहले स्पेक्टर वॉरियर का HP सिर्फ आधा बचा था, जबकि पीछे के 10 दूसरे वॉरियर्स का HP 1/4 कम हो गया था। पहले नीतीश का सामना बहुत हाई डिफेंस वाले हाई लेवल मॉन्स्टर से हुआ था। थंडरिंग फ्लैश और चॉप दोनों का असर बहुत कम हो गया था। अब जब नीतीश उसी लेवल के मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा था तो थंडरिंग फ्लैश एक पावरफुल AoE डैमेजिंग स्किल के तौर पर अपनी ताकत साफ तौर पर दिखा सकता था। थंडरिंग फ्लैश के डैमेज एम्प्लीफिकेशन असर से नीतीश को पहले स्पेक्टर वॉरियर को खत्म करने के लिए अपनी तलवार से सिर्फ 5 वार करने पड़े। अपनी किलिंग स्पीड बढ़ाने के लिए नीतीश ने अपनी अटैक स्पीड बढ़ाने के लिए ग्रेविटी लिबरेशन को एक्टिवेट किया। डैमेज एम्प्लीफिकेशन के साथ हर वॉरियर को निपटने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। बदकिस्मती से स्पेक्टर वॉरियर्स ने कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया। इसके बजाय स्किल प्रोफिशिएंसी में 1 पॉइंट बढ़ने का 100% चांस था। स्पेक्टर वॉरियर की हर मौत के साथ नीतीश का SP लगातार बढ़ता गया। ऐसा नजारा देखकर नीतीश बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग NPC ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि लेवल 2 के स्वॉर्ड्समैन के पास इतनी पावरफुल AoE स्किल होगी। ऐसी स्किल के साथ नीतीश को क्राउड टैक्टिक्स से सबसे कम डर लगता था। नीतीश 1 बनाम 2 सिनारियों में आसानी से अटैक से बच भी सकता था। दूसरे प्लेयर शायद क्वेस्ट में फेल हो जाते, फिर भी नीतीश इसे परफेक्शन के साथ पूरा कर पाया। 2 घंटे बीतने के बाद थंडरिंग फ्लैश लेवल 2 पर पहुंच गया था, जब उसका SP 300 पॉइंट्स तक बढ़ गया था। स्किल का डैमेज 130% से बढ़कर 135% हो गया और इसका कूलडाउन 30 सेकंड से घटकर 28 सेकंड हो गया। चॉप का SP भी बढ़कर 426/600 हो गया था। थोड़ा और बढ़ाने पर यह लेवल 3 पर पहुंच जाएगा। थंडरिंग फ्लैश के लेवल 2 पर पहुंचने के बाद नीतीश की मॉन्स्टर ग्राइंडिंग स्पीड एक बार फिर बढ़ गई। स्पेक्टर वॉरियर्स बैच में गिरे। जब सिर्फ 20 से ज्यादा वॉरियर्स बचे थे तब भी क्वेस्ट के लिए 1.5 घंटा बाकी था। थंडरिंग फ्लैश के एक और इस्तेमाल से बचे हुए आखिरी 20 स्पेक्टर वॉरियर्स भी गिर गए। बुरा नहीं, ये रहा तुम्हारा इनाम, नौजवान। बुजुर्ग एक बार फिर हंसते हुए दिखाई दिए। नीतीश को देखते हुए बुजुर्ग ने एक फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट और एक काली लंबी तलवार निकाली। सिस्टम क्वेस्ट पास्ट ग्लोरी पूरा हुआ। इनाम में एक फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट, एक मैजिक वेपन जॉब से जुड़ा मिला। टाइटल माइट ऑफ ए 1000 मिला। माइट ऑफ ए 1000 टाइटल। जब ये टाइटल इस्तेमाल में होगा तो 30 यार्ड के दायरे में साथियों को 10% की बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही टाइटल यूजर को स्ट्रेंथ +5 और एंड्योरेंस +5 का एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया है, अब तुम जा सकते हो। बूढ़े आदमी ने अपना काम खत्म करने के बाद हाथ हिलाया। नीतीश की नजर धुंधली हो गई। जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो वो रेड लीफ टाउन के प्लाजा में वापस आ गया था। दी नीतीश का सिस्टम कम्युनिकेशन लगातार बज रहा था। ब्लैकी उससे कांटेक्ट कर रहा था। भाई नीतीश, तुमने आखिरकार पिकअप कर लिया। मैं तुमसे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले से ही दूसरों से एक लेवल पीछे हूँ। ब्लैकी बहुत घबरा गया था, फिर भी उसने सब्र से पूछा क्योंकि उसे नीतीश पर भरोसा था।
उसने रेड लीफ टाउन तक भागने में ही 7 घंटे बर्बाद कर दिए थे। जब वो अभी भी लेवल 0 पर था तो सड़कों पर जो प्लेयर्स थे वे पहले से ही लेवल 1 पर थे। वो इस कमी को कैसे पूरा करता? अब कोई भी उसे पार्टी में नहीं चाहेगा। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल 1 थी। उसके जैसे लेवल 0 के नौसिखिए को बस किनारे कर दिया जाएगा। मेरी गलती, मैं क्वेस्ट कर रहा था। सेंट्रल प्लाजा में आओ, मैं तुम्हें अपने 7 लेवल तक ले जाऊंगा। नीतीश ने माफी मांगी। गॉड्स डोमेन शुरू हुए 8 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और नीतीश ने अपना क्वेस्ट करने में 5 घंटे से ज्यादा बिताए थे। गेम के स्टेज पर ज्यादातर प्लेयर्स पहले ही लेवल 1 तक पहुंच चुके थे, जबकि कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स पहले ही लेवल 2 के करीब थे। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसका पुनर्जन्म हुआ था, ब्लैकी को लेवल अप करना एक आसान काम था। ब्लैकी को प्रोफेशनल प्लेयर्स के बराबर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्लैकी से फोन काटने के बाद नीतीश ने अपने आसपास देखा। ये देखकर कि उसके अचानक आने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी से खाली गली में घुस गया। फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट खोलने से पक्का हंगामा हो जाता। भीड़भाड़ वाले प्लाजा में फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट खोलना और दिखाना एक साहस का काम था। ये कुछ ऐसा था जो केवल नए खिलाड़ी ही कर पाते थे। असली दुनिया की तुलना में गेम की दुनिया में कोई रुकावट नहीं थी। स्पष्ट रूप से गेम में बड़ी ताकतें बड़े खजानों के लिए तरसती थीं। यदि किसी खिलाड़ी के पास वो क्षमता ना हो तो सबसे अच्छा यही था कि उसे खजाने के लिए लेवल 0 पर ही मार दिया जाए। परंतु अगर खजाना नहीं मिला तो बधाई हो, आप अपनी बाकी जिंदगी शहर में ही गुजार सकते हैं। जब दूसरे प्लेयर्स जंगल में लेवल अप कर रहे थे तो आप केवल शहर में घूमते रहेंगे। कुछ महीनों बाद आपको गर्व से सिटी गाइड के पद पर प्रमोट किया जा सकता था। नीतीश कोई ऐसा असैसिन नहीं था जो चुपके से छिपकर हत्या कर सके। अभी उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए लो प्रोफाइल रहना जरूरी था। नीतीश कुछ देर तक चुपचाप खाली गली की निगरानी करता रहा। जब उसने पक्का कर लिया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा तो उसने काली लॉन्ग सॉर्ड निकाली। काली लॉन्ग सॉर्ड देखकर नीतीश की भौहें तनी। एबिसल ब्लेड, मैजिक वेपन, जॉब की जरूरत, स्वॉर्ड्समैन। क्या आप इक्विपमेंट को बांधना चाहते हैं? क्या मुझे इसे इक्विप करना चाहिए या नहीं? नीतीश एबिसल ब्लेड को देखकर संकोच में पड़ गया। नीतीश मैजिक वेपन से अच्छी तरह परिचित था। मैजिक वेपन सामान्य इक्विपमेंट से अलग होते थे। उन्हें अलग दिखाने के लिए कोई स्पष्ट रैंकिंग नहीं थी और वे लेजेंडरी इक्विपमेंट से भी अधिक दुर्लभ होते थे। उनकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन ये मैजिक वेपन 2 धारी तलवार थी। इसका एक साइड इफेक्ट था जिसे बैकलैश कहते थे। यदि मैजिक वेपन उपयोग करने वाला खिलाड़ी सावधानी ना बरते तो एक भी गलत कदम उसके अकाउंट को खराब कर सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में स्टार मून किंगडम के कुछ विशेषज्ञ मैजिक वेपन्स की वजह से टॉप टियर एक्सपर्ट बन गए थे। अपने शिखर पर भी नीतीश केवल उन्हीं को मानता था, पर कुछ समय बाद उनमें से 2 विशेषज्ञों के अकाउंट बैकलैश से खराब हो गए। उनके पास नया अकाउंट शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। छोड़ो इसे, फिलहाल इसे अलग रखें, मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता। नीतीश ने एबिसल ब्लेड रखते हुए सिर हिलाया। उसे 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट कमाने थे। उस पर बहुत दबाव था। यदि कोई गलती होती तो उसकी पहले की सारी मेहनत बेकार हो जाती। नीतीश ने फाइन गोल्ड ट्रेजर टेस्ट निकाला। नीतीश ने सोने की परत चढ़ी खजाने की पेटी को देखा और अपने मन की खुशी दबा नहीं पाया। पिछली बार जो सीक्रेट सिल्वर ट्रेजर चेस्ट मिली थी उसमें पहले से ही एक दवा की रेसिपी और लोहार का डिजाइन था। मुझे हैरानी है कि फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट क्या देगी। नीतीश अब 10 साल से गॉड्स डोमेन खेल रहा था और उसने जितने फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट देखे थे उनकी संख्या 20 से कम थी। हर फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थीं। नीतीश सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके पास एक होगा। नीतीश ने धीरे धीरे खजाने की पेटी खोली। अचानक पेटी से सुनहरी किरणें निकली और छोटी गली रोशन हो गई। यदि रात होती तो यह निश्चित रूप से एक चमकदार किरण होती। ये सबका ध्यान खींच देती। जोखिम न लेते हुए नीतीश ने जल्दी से पेटी से सभी सामान निकाल लिए। पेटी खाली होने पर चमकदार रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। अच्छी बात यह थी कि वो एक खाली गली थी, इसीलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चला। गॉड्स डोमेन में ट्रेजर चेस्ट की सेटिंग्स वाकई खराब हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ दिन का समय है। नीतीश ने अपनी रखी हुई ट्रेजर चेस्ट को देखा और फिर हाथ में थामे 3 आइटमों पर नजर की। वहाँ 2 पुरानी किताबें और एक बैटल आर्मर था। बैटल आर्मर एक सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट था। ये नीतीश की उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। स्काई आर्मर, सीक्रेट सिल्वर रैंक, प्लेट आर्मर। इक्विपमेंट की जरूरत, स्ट्रेंथ 20, इक्विपमेंट लेवल 5, डिफेंस 25, स्ट्रेंथ 6, एंड्योरेंस 3, एजिलिटी 3, ड्यूरेबिलिटी 30/30। एडिशनल एट्रीब्यूट, पावर वीकनिंग। इक्विप करने पर मिलने वाले फिजिकल डैमेज को 15% कम करें। बैटल आर्मर के एट्रीब्यूट देखकर नीतीश हैरान रह गया। यद्यपि इक्विपमेंट का लेवल उसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले कम था, पर गुण टॉप टियर के थे। यदि कोई वॉरियर क्लास ये पहनता तो हाई डिफेंस और पावर वीकनिंग के साथ फिजिकल बॉस को टैंक कर पाता। यदि ये आर्मर अभी बेचा जाता तो इसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक होती। ये तो बहुत बढ़िया है, अब मेरे पास लेवल 5 के लिए आर्मर है। नीतीश ने प्रसन्नतापूर्वक स्काई आर्मर रख लिया। जब नीतीश ने इसे लेवल 5 पर पहना तो वो निश्चय ही शील्ड वॉरियर बन सकता था। नीतीश ने अपनी नज़र 2 पुरानी किताबों पर घुमाई और उनके नाम देखकर एक बार फिर चौंक गया। बुक ऑफ फोजिंग और रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइजन्स, ये दोनों बहुत ही दुर्लभ और कीमती किताबें थीं। सब जानते थे कि फोजिंग और पोशन बनाना कठिन है। हर फोजिंग मास्टर और पोशन मास्टर किसी गिल्ड की ताकत का प्रतीक होते हैं। शैडो, एक गिल्ड जिसके पास 10 सिटी स्टेट्स थे, उसके पास केवल 2 फोजिंग मास्टर और 5 पोशन मास्टर थे। हर एक के साथ राजकुमार जैसा व्यवहार किया जाता था। इन दोनों किताबों से नीतीश फोजिंग और पोशन बनाना सीखकर एक फोजिंग मास्टर और एक पोशन मास्टर बन सकता था। मुझे याद है कि डार्क मून वैली में एक हिडन क्वेस्ट था। वो न केवल मुफ्त में फोजिंग सिखाता था बल्कि एक फोजिंग टैलेंट भी इनाम में देता था।
अगर मेरे पास फोजिंग टैलेंट और बुक ऑफ फोजिंग दोनों है तो मैं जल्दी ही एक एडवांस फोजिंग अप्रेंटिस बन सकता हूँ। फिर मैं ब्रॉन्ज इक्विपमेंट बनाकर अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। नितिश के मन में शैडो के सदस्य हैमर ट्रेडिंग की याद आई। वो व्यक्ति फोजिंग मास्टर इसीलिए बना था क्योंकि उसने वो हिडन क्वेस्ट पूरा किया था। डार्क मून वैली लेवल 4 मॉन्स्टर एरिया था। क्वेस्ट भी कठिन और समय खपत था। लगता है मुझे कुछ चीजें खरीदनी और ठीक से तैयारी करनी होगी। नितिश ने दोनों किताबें रख लीं और ब्लैकी को मेल भेजा, ट्रेड एरिया में मिलो। फिर नितिश ट्रेड एरिया की ओर चल पड़ा। उस समय ट्रेड एरिया में काफी प्लेयर्स थे। जो खिलाड़ी मॉन्स्टर्स को मारकर थक गए थे वे आराम करने, पे लेने और बातें करने के लिए ट्रेड एरिया आते थे। वहां कुछ खिलाड़ी ग्राइंडिंग से मिले माल को बेच भी रहे थे। नितिश ने एक खाली जगह ढूंढी, जमीन पर सफेद कपड़े का टुकड़ा बिछाया। उसने जो इक्विपमेंट और जड़ी बूटियां चुनी थी उन्हें नीचे रखकर अपना स्टॉल लगा दिया। लेवल 4 कॉमन क्लॉथ आर्मर की कीमत 1 सिल्वर 20 कॉपर थी, जबकि ब्रॉन्ज शील्ड की कीमत 21 सिल्वर थी। गेम के इस चरण पर यह उचित और सस्ती कीमत मानी जाती थी। दुर्लभ जड़ी बूटियां, हाई लेवल इक्विपमेंट, इच्छुक लोग आकर देख लें। नितिश ने आवाज लगाई। ट्रेड एरिया में काफी लोग थे पर वे ज्यादातर मटेरियल्स बेच रहे थे। अब तक कोई भी खिलाड़ी इक्विपमेंट नहीं बेच रहा था। नितिश की पुकार ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। ये कैसे संभव है? वास्तव में इक्विपमेंट है, एक ब्रॉन्ज शील्ड भी। क्या सौभाग्य है, मेरे पास तो कॉमन इक्विपमेंट भी नहीं है और उसके पास ब्रॉन्ज इक्विपमेंट है। ये लेवल 5 इक्विपमेंट है। क्या ये मजाक है? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसमें इतनी खास क्या है? मत भूलो, एक एक्सपर्ट ने टाउन मेयर को मारा था। वो लेवल 15 एलीट था। अब कोई भी टाउन मेयर से क्वेस्ट नहीं पा सकता। जिनको टाउन मेयर का क्वेस्ट मिला वे भी क्रोधित हैं। वे उस एक्सपर्ट को जिंदा खाना चाहते हैं। 21 सिल्वर, ये कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे पास उसका 1% भी नहीं है। आसपास के प्लेयर्स हैरान थे। गॉड्स डोमेन खुले केवल 10 घंटे से कम हुए थे और किसी को इतनी टॉप टियर इक्विपमेंट मिल गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसे बेचा भी जा रहा था। ज्यादातर गिल्ड्स और वर्कशॉप्स जो इक्विपमेंट पाते हैं वे उसे पहनते हैं ताकि उनका फायदा बढ़े, वे उसे नहीं बेचते। अभी प्लेयर्स का एवरेज लेवल 1 था। लेवल 5 इक्विपमेंट के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। ब्रॉन्ज शील्ड तो और भी दूर की बात थी। हालांकि 21 सिल्वर अत्यधिक थे। औसत खिलाड़ी की आय 20 कॉपर से अधिक नहीं थी और 21 सिल्वर 2100 कॉपर के बराबर थे। ये उनके लिए असंभव कीमत थी। नितिश चुपचाप मुस्कुराया और दर्शकों की संख्या बढ़ते देख आनंदित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये एवरेज प्लेयर्स इसे खरीदेंगे। उसका मकसद एडवर्टाइजिंग इफेक्ट हासिल करना था। कुछ ही क्षणों में एक पार्टी दौड़ती हुई आई। उनका नेता एक शील्ड वॉरियर था। रास्ता दो, रास्ता दो। अब हम शैडो यहाँ हैं। हम स्टॉल से सब कुछ खरीद रहे हैं। बाकी सब लोग हट जाओ। शैडो के पार्टी मेंबर्स ने रास्ता बनाया। नितिश ने उन्हें देखा और पहचान गया। शील्ड वॉरियर का नाम फ्लेमिंग टाइगर था। वो रेड लीफ टाउन में शैडो का टीम लीडर था। अपनी पिछली जिंदगी में नितिश बार बार तोप के चारे की तरह इस्तेमाल होता रहा था, जिससे वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाया। फ्लेमिंग टाइगर उस मेहनत के बहुत छोटे हिस्से के लिए जिम्मेदार था। नितिश ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी उससे मिलेगा। तुम स्टॉल के मालिक हो? फ्लेमिंग टाइगर ने नीले क्रॉस के आकार की शील्ड देखकर उत्साहित होकर पूछा। उसने नितिश की ओर देखा। उसके पास ऑब्जर्विंग आई स्किल नहीं थी, इसलिए वो नितिश का लेवल नहीं पहचान सका। पर नितिश ने केवल नए खिलाड़ी वाला सामान पहना था और उसके पास किसी गिल्ड का निशान नहीं था। वो स्पष्ट रूप से सामान्य खिलाड़ी दिख रहा था। ऐसी सामग्री मिलना कुदरत की किस्मत ही हो सकती थी। नितिश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सही है, ठीक है, मुझे यहाँ सब कुछ 1 सिल्वर में चाहिए। फ्लेमिंग टाइगर ने गर्व से कहा। उसने ऐसे कहा मानो स्टॉल का सारा सामान बेकार कचरा हो और 1 सिल्वर देना उसका शानो शौकत दिखाने जैसा हो। मैं कीमतों पर मोल भाव नहीं करता। कृपया लॉर्ड बनकर मेरे व्यापार में व्यवधान मत डालो। नितिश ने शांत रहकर फ्लेमिंग टाइगर को अनदेखा कर दिया। फ्लेमिंग टाइगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घूरते हुए कहा, क्या तुम सचमुच हमारा विरोध करना चाहते हो शैडो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, बोलने से पहले सोच लो। तभी शैडो के बाकी 5 मेंबर ने नितिश को घेर लिया। नितिश ने फ्लेमिंग टाइगर को आंखें घुमाकर सदा सर्वदा कहा, मूर्ख। उसने वास्तव में रेड लीफ टाउन के भीतर नितिश को धमकाने की हिम्मत की। क्या उसे नहीं पता था कि टाउन के अंदर हिंसा करना मना है? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, फ्लेमिंग टाइगर ने क्रोध में कहा। उसकी आंखें खून से लाल हो उठी। वो नितिश को उसी क्षण मार डालना चाह रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये तो दिलचस्प है। एक लेवल 5 ब्रॉन्ज शील्ड। हम असैसिन्स अलायंस कैसे पीछे रह सकते थे? इसी समय 10 से ज्यादा प्लेयर्स का एक और समूह आया। हर खिलाड़ी ने असैसिन्स अलायंस का चिन्ह लगाया था। उस समूह का जो नेता बोल रहा था वो स्टैबिंग हार्ट था। जब उसने स्टॉल के मालिक को देखा तो वो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो नितिश से मिलेगा। वो एक्सपर्ट जिसने ब्रॉन्ज प्राइस चैलेंज एक ही प्रयास में क्लियर किया था। अब नितिश के पास लेवल 5 ब्रॉन्ज शील्ड भी था, अतः उसने निश्चित रूप से एक हाई लेवल एलीट मॉन्स्टर को हराया था। स्टैबिंग हार्ट ने नितिश के प्रति और भी अधिक सम्मान दिखाया। ये लो 24 सिल्वर, मुझे यहाँ सब कुछ चाहिए। चलो दोस्त बनते हैं। अगली बार जब तुम्हारे पास कुछ अच्छा हो तो असैसिन्स अलायंस को याद करना। स्टैबिंग हार्ट ने बिना हिचकिचाहट 24 सिल्वर दे दिए। भले ही गिल्ड के लिए 24 सिल्वर इकट्ठा करना आसान ना था, पर एक्सपर्ट जैसे नितिश से मित्रता लाभकारी थी। ठीक है, क्योंकि तुम इतने सीधे हो, मैं आप 50 कॉपर नहीं लूंगा। भविष्य में मैं तुमसे संपर्क करूंगा। नितिश ने स्टैबिंग हार्ट की मंशा समझ ली। यदि वो इतने बड़े गिल्ड के साथ काम कर सकता है तो ये बुरा नहीं था। इधर आसपास के खिलाड़ी असैसिन अलायंस की उदारता देखकर दंग रह गए। उन्होंने निसंकोच 24 सिल्वर दे दिए थे। अब ये एक बड़ा गिल्ड बन चुका था। ऐसे व्यवहार ने कई खिलाड़ियों को गिल्ड में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। असैसिन्स अलायंस की तुलना में शैडो जैसे गिल्ड का भविष्य कम ही दिखता था। सबने शैडो को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। नितिश द्वारा नकारे जाने और असैसिन्स अलायंस द्वारा दयनीय व्यवहार के बाद फ्लेमिंग टाइगर का चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो उठा। वो गुस्से से उबल रहा था। उसने एक असैसिन को बुलाकर सूखा स्वर में कहा, शांत वुल्फ, उस बच्चे पर नजर रखना। जब वो शैडो से बदला लेगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है। दूसरी ओर नितिश बहुत पहले वहां से जा चुका था। वो अब लगभग ट्रेड एरिया के पास ही खरीदारी कर रहा था। अब उसके पास 24 सिल्वर थे। ये राशि एक सामान्य गिल्ड की कुल संपत्ति से भी अधिक थी। एक बड़ा टाइकून बनते ही उसने बेफिक्र होकर खरीदारी शुरू कर दी। उसने ब्लैक स्टील बियर की 20 बोतलें खरीदी। हर एक की कीमत 25 कॉपर थी। उसने 30 स्मोक बम खरीदी, हर एक 20 कॉपर। उसने 100 एप्पल पाई खरीदी, हर एक 5 कॉपर। खाने से हर सेकंड 30 एचपी मिलता है, 10 सेकंड तक। उसने 100 मैजिक वाटर खरीदे, हर एक 5 कॉपर। पीने से हर सेकंड 30 एमपी मिलता है, 10 सेकंड तक। नितिश ने एक क्षण में अपनी अधिकांश दौलत खर्च कर दी। उसके पास केवल 3 सिल्वर बचे। भाई नितिश, तुमने आखिरकार आने का फैसला कर ही लिया। अब हम क्या करेंगे? ब्लैकी कुछ देर से ट्रेड एरिया में इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में चिंता। गॉड्स डोमेन अब 9 घंटे से अधिक समय से खुला हुआ था।
एक्सप्लोरर टाइटल के अलावा ब्लैकी के पास कुछ भी नहीं था। वो लगभग अवसाद में जा चुका था। चलो फिर कुछ मॉन्स्टर्स को पीसते हैं। नीतीश मुस्कुराया और ब्लैकी को पार्टी रिक्वेस्ट भेज दिया। रेड लीफ टाउन से निकलने के बाद नीतीश ब्लैकी को साथ लेकर सीधे डार्क मून वैली की ओर चल पड़ा। भाई नीतीश, हम डार्क मून वैली जा रहे हैं, वो तो लेवल 4 मॉन्स्टर एरिया है, क्या हम कोई सुरक्षित जगह नहीं चुन सकते? ये देखकर कि नीतीश का लक्ष्य लेवल 4 मॉन्स्टर्स हैं, ब्लैकी घबराकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। गॉड्स डोमेन में ऊंचे लेवल को चुनौती देना बहुत कठिन था। सामान्यतः खिलाड़ी वे ही मॉन्स्टर्स चुनौती देते थे जो उनसे 1 लेवल ऊपर हों। 2 लेवल ऊपर के मॉन्स्टर्स को चुनौती देने के लिए कम से कम 6 लोगों की पार्टी चाहिए होती थी। हालांकि 6 लोगों की पार्टी भी हर बार कामयाब नहीं होती। एक लेवल 3 मॉन्स्टर को मारने के लिए खुद को थकाने से एक लेवल 2 मॉन्स्टर मारना ज्यादा प्रभावी था। नीतीश और ब्लैकी केवल 2 व्यक्ति थे। नीतीश को छोड़कर, जो एक लेवल 2 स्पोर्ट्समैन था, ब्लैकी अभी भी एक लेवल 0 कर्समैंसर था। वो केवल लेवल 4 मॉन्स्टरों के सामने मुफ्त में खाने जैसा था। केवल दोनों के साथ लेवल 4 पर जाना पूरी तरह आत्महत्या था। नीतीश ने ब्लैकी की चिंता पर केवल मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, रिलैक्स, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं पहले से ही लेवल 2 पर हूं? मेरा एक दोस्त एक एक्सपर्ट बीटा टेस्टर है। यदि हमारे रिश्ते अच्छे ना होते तो वो मुझे ये राज नहीं बताता। तुम बस लेवलिंग रॉकेट पर चढ़ने का इंतजार कर लो। नीतीश ने अपने पुनर्जन्म से जुड़ी सारी कठिनाइयां अपने अच्छे दोस्त पर डाल दी। अब गॉड्स डोमेन के काम भी आसानी से समझा दिए जा सकते थे। उसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ब्लैकी सरलता से उस पर यकीन कर लेता था, क्योंकि एक बीटा टेस्टर होना सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था। जैसा कि ब्रदर नीतीश से उम्मीद थी, तुम सबसे अच्छे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शैडो वर्कशॉप में शामिल नहीं हुए। एक एक्सपर्ट बीटा टेस्टर तुम्हें टिप्स दे रहा है तो तुम गॉड्स डोमेन में बहुत पैसा कमा लोगे। मेरी निचली खुशी अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी। ब्लैकी हंसा और राहत महसूस की। जब वो पहली बार पार्टी में आया था तो वो नीतीश को पहले से ही लेवल 2 पर देखकर दंग रह गया था। अब तक रेड लीफ टाउन में लेवल 2 खिलाड़ी की किसी को खबर थी ही नहीं। वर्कशॉप के एलीट भी इससे अलग नहीं थे, पर नीतीश वहां पहुंच चुका था। उसकी लेवलिंग गति सचमुच भयावह थी। ब्लैकी को नीतीश की क्षमता का अंदाजा था। उसकी स्किल्स खराब नहीं थी, पर वो निश्चित रूप से नीतीश जितना अच्छा नहीं था। पहले तो ब्लैकी को बीटा टेस्टर वाली बात पर संदेह था, पर नीतीश का लेवल देखकर वो संतुष्ट हो गया। सिर्फ बीटा टेस्टर ही ऐसा कुछ करवा सकता था। ब्लैकी को विश्वास होने लगा कि नीतीश 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट कमा सकता है। चलो, ये भाई सच्चा है। नीतीश ने ब्लैकी की तरफ आंखें घुमाई, जिसकी वजह से उनके बीच थोड़ी दूरी बढ़ गई। यद्यपि ब्लैकी की निगाह में अभी भी कुछ आशंका थी, जिससे नीतीश थोड़ा असहज हुआ। क्या सोच रहे हो भाई नीतीश? मेरी सपनों की देवी स्नो गॉडेस है, जेंटल स्नो। ब्लैकी जल्दी से समझाने लगा। स्नो गॉडेस, ये नाम नीतीश पर गहरा प्रभाव डालता था। उसने दूसरे वर्चुअल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। न केवल उसका रूप आकर्षक था, उसका बैटल एटीट्यूड भी घमंड भरा और कुशल था। इन सब गुणों के कारण जनता उसे बहुत पसंद करती थी। गॉड्स डोमेन खुलने के 3 साल बाद वो देश की टॉप टियर एक्सपर्ट बन गई, टॉप 10 बरसरकर में शुमार। उसे बैटल गॉडेस कहा जाता था। उसके पास बड़े कमर्शियल ऑफर और अरबों क्रेडिट की व्यक्तिगत संपत्ति थी। वो ओरोबोरोस की वाइस स्किल लीडर भी थी। लाखों खिलाड़ी उसके एक आदेश पर हिलते थे। उस समय नीतीश गॉड्स डोमेन में एक छोटा किरदार भर था। वो केवल जेंटल स्नो की परछाई देख सकता था। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद जेंटल स्नो अचानक गॉड्स डोमेन से गायब हो गई। ये गायब होना लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। ब्रदर नीतीश देखो, वो एक एलीट मॉन्स्टर है। ब्लैकी ने दूर धान के खेत की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। वहां एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी के मुंह में अभी एक छोटा खरगोश भी था। चालाक स्नो फॉक्स, रेयर एलीट, लेवल 2, HP 450। ब्लैकी, तुम्हारी नजर और किस्मत दोनों बहुत अच्छी हैं। तुमने एक रेयर एलीट देख लिया। इस बार हम अच्छा पैसा कमाएंगे। नीतीश चुपके से लोमड़ी के पास गया और ब्लैकी से कहा, तुम बस दूर से अटैक करोगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। रेयर एलीट विशेष किस्म के एलीट होते हैं। दक्षता सामान्य एलीट जैसी होती है, पर पुरस्कार और रिस्पॉन टाइम बहुत अलग होते हैं। मरने के बाद उनका रिस्पॉन बहुत देर से होता है। तुम उसे पकड़ पाते हो या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर करता है। भाई नीतीश, तुम पागल हो। वो तो लेवल 2 एलीट है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ब्लैकी नीतीश को रोकने लगा। एलीट के खिलाफ एक छोटी टीम ही सही रहती थी। बिना हीलर के अकेले लड़ना मौत है। पर ब्लैकी के रोकने की देर हो चुकी थी। नीतीश ने फुर्ती से स्नो फॉक्स के पीछे जाकर चक्कर लगाते हुए हमला कर दिया। काट, तलवार का वार हुआ। स्नो फॉक्स की मूव बहुत फुर्ती लेके उसने नीतीश के पेट पर एक जरूरी वार बचा लिया। नीतीश को केवल 32 डैमेज आया। कितने फुर्तीले मूव, इसका डिफेंस भी कम नहीं है। नीतीश ने देखा और तुरंत निर्णय लिया। नीतीश के पास माइट ऑफ अ 1000 टाइटल था, इसलिए उसके सभी एट्रीब्यूट 10% बढ़ चुके थे। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों में 5-5 अंक जुड़ गए, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 13 और एंड्योरेंस 10 हो गई। उसकी एजिलिटी भी 17 हुई। अब उसकी अटैक पावर 29 थी और HP 260 पर पहुंच गया था। क्रोधित होकर स्नो फॉक्स ने नीतीश की गर्दन पर वार किया। इससे स्किल फेटल ब्लो एक्टिवेट हो गई। हालांकि 17 एजिलिटी के साथ नीतीश की स्पीड स्नो फॉक्स से कम नहीं थी। जब तक फॉक्स दौड़ा, नीतीश की नोवाई स्वॉर्ड पहले ही फॉक्स के सिर पर वार कर चुकी थी। पिन, नीतीश के सिर पर 49 डैमेज दिखाई दिए और उसकी नोवाई स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी भी 1 घट गई। दूसरी ओर स्नो फॉक्स को केवल 5 डैमेज लगे। दोनों के बीच अंतर साफ था। हम मर गए, हम मर गए।
इस बार हमने बहुत गलत कर दिया। ब्लैकी का माथा पसीने से तर था। उसने आम मॉन्स्टर से डैमेज देखा था, पर एलीट मॉन्स्टर्स इतना बड़ा फर्क रखते हैं। नीतीश लकी रहा कि उसने तलवार से वार रोक लिया, वरना उसे 100 से अधिक डैमेज मिल सकता था। नीतीश मुश्किल से लेवल 2 पर पहुंचा था। यदि वो मरा तो वो लेवल 1 पर चला जाता, उसका बड़ा फायदा चला जाता। हटो ब्लैकी, नीतीश चिल्लाया। वो पागल हो गया है। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मैं तो पहले से लेवल 0 हूं ही। ब्लैकी ने दांत कसकर एक शाप भेजा और एक डार्क एरो छोड़ा, जिससे स्नो फॉक्स को 5 डैमेज लगा। ब्लैकी ने सांस ली। उसने सभी पॉइंट्स इंटेलिजेंस में लगाए थे, फिर भी केवल 5 डैमेज कर पाया। एक एलीट मॉन्स्टर का डिफेंस वाकई डरावना था। नीतीश पर स्नो फॉक्स के दबाव के कारण और भी ज्यादा खतरा था। फॉक्स बहुत फुर्तीला था। जब भी नीतीश चॉप का इस्तेमाल करना चाहता, फॉक्स चकमा दे देता। अंततः नीतीश केवल नॉर्मल स्लैश का इस्तेमाल कर सका, हर बार 18 डैमेज। किंतु फॉक्स की हर सफल बाइट 100 से अधिक डैमेज कर सकती थी। ये बहुत खतरनाक था। 10 सेकंड बाद नीतीश का एचपी 31 रह गया, जबकि स्नो फॉक्स के पास अब भी 244 एचपी था। इतने कम स्किल्स वाले एजिलिटी टाइप एलीट का सीधे सामना करना मुश्किल है। नीतीश ने फॉक्स के आधे बचे एचपी को देखा। यदि वो लड़ाई और खींचेगा वो खुद मर जाएगा। उसे तुरंत काम खत्म करना था। नीतीश ने बैग से ब्लैक स्टील बियर की एक बोतल निकाली। 2 घूंट पीकर उसे हल्का सा नशा आया और दृष्टि धुंधली हुई। फिर उसने ग्रेविटी लिबरेशन सक्रिय किया, जिससे उसकी स्पीड तेज हो गई। वो बिजली की तरह फॉक्स के पास पहुंच गया। जब नीतीश ने फिर से स्नो फॉक्स का लेवल देखा तो वो लेवल 0 दिखा, जबकि वास्तविकता में वो लेवल 2 था। अचानक लेवल इंटरवल की वजह से लगा सप्रेशन हट गया और नीतीश का डैमेज बढ़ गया, पर शरीर पर नियंत्रण थोड़ा कठिन हो गया। मर जा। नीतीश की आंखें नर्फीली ठंडी हो उठी। नोवाइस तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। गरजती चमक। हुआ। स्नो फॉक्स की कमर पर 3 तेज वार लगे। वो जोर से चीखा। उसके सिर पर -30, -36, -42 डैमेज दिखाई दिए, जिससे उसका लगभग 1/4 एचपी घट गया। इसके बाद एक और चॉप ने उसे 43 डैमेज दिया। फॉक्स पूरी तरह दब गया, परंतु ग्रेविटी लिबरेशन के कारण नीतीश की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि थोड़ा नशे में होते हुए भी अपने वर्षों की लड़ाई के अनुभव से वो शरीर को नियंत्रित कर ले रहा था। फॉक्स अब भारी नुकसान में था। हे, तुमने क्या पी लिया? तुम अचानक कितने खतरनाक हो गए? ब्लैकी हैरान होकर बोला। अब खतरनाक स्नो फॉक्स नीतीश का खिलौना बन चुका था। उसके पास विरोध करने का मौका कम था। जब स्नो फॉक्स के पास केवल 42 एचपी बचे थे, नीतीश आखिरी वार करने वाला था। अचानक नीतीश ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में एक कंपकपी महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई खंजर वहां लगा दे। नीतीश तुरंत आगे झटका। अगले पल एक चमकदार बर्फीला खंजर उसी जगह पर लगा, पर नीतीश आश्चर्यजनक ढंग से बच निकला। पीछे से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। चेहरे पर हैरानी थी। उसने अपनी मौजूदगी पहले से बहुत अच्छी तरह छिपाई हुई थी। उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। वो चुपके से आया था और उसकी फुर्ती अब लेवल 1 तक दिख रही थी, पर उसकी छिपाकर किया हुआ वार नीतीश से चूक गया। नीतीश ने कैसे अंदाजा लगाया ये समझ में नहीं आया। दोस्त, हमारे बीच कोई वैर या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना ठीक नहीं है। नीतीश ने नए आने वाले हत्यारे की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, यदि तुम आरोप लगाना चाहते हो तो पहले अपने आप को दागदार कर लो शैडो। अब तुम्हें पछतावा होगा, पर बहुत देर हो चुकी होगी। क्वाइट वुल्फ ने उत्तेजित होकर कहा। उसने डैगर रिवर्स ग्रिप में पकड़ा और नीतीश की हर मूवमेंट पर ध्यान रखा। क्वाइट वुल्फ नीतीश का पीछा कर उसकी लोकेशन रिपोर्ट कर रहा था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वे एलीट मॉन्स्टर से आमने सामने मिलेंगे। स्नो फॉक्स का वर्तमान लक्ष्य नीतीश था। यद्यपि नीतीश के पास अच्छी स्किल्स थी, पर फॉक्स उसे बांधकर क्वाइट वुल्फ को नीतीश मार डालने और फिर फॉक्स को भरपूर मुनाफे से मार डालने का मौका दे सकता था। ये क्वाइट वुल्फ के लिए फायदेमंद था। कर्स मैंसर तो बस अनुपयोगी था, जिसका कोई जिक्र तक नहीं किया जा सकता था। स्पष्ट है कि स्नो फॉक्स को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसका एक ही उद्देश्य था, नीतीश को मारना। स्नो फॉक्स अचानक दहाड़ा। उसकी बर्फीली त्वचा लाल हो उठी और उसका साइज बढ़ गया। उसका एचपी 20% बढ़ गया। फिर उसने अपनी अंतिम स्किल टीयरिंग बाइट सक्रिय की। ये स्किल उसके डैमेज को 50% बढ़ा देती थी और साथ ही 30 का ब्लीडिंग डैमेज देती थी, जो 5 सेकंड तक रहता था। अब तुम पछतावा करोगे। मैं स्नो फॉक्स का ध्यान रखूंगा। क्वाइट वुल्फ नीतीश पर झपटा। वो नीतीश को उसी क्षण मार डालने का इरादा रखता था जब फॉक्स उसे चकमा दे। सिस्टम प्लेयर क्वाइट वुल्फ ने आप पर हमला किया है और पीला नाम येलो नेम स्थिति में आ गया है। 1 घंटे का समय। जो भी प्लेयर पीले नाम प्लेयर पर हमला करेगा उसे कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। नीतीश के पास केवल 31 एचपी बचे थे। स्नो फॉक्स और क्वाइट वुल्फ दोनों ओर से हमले के कारण नीतीश बेहद खतरनाक स्थिति में आ गया था। घिनौना। कुछ दूरी पर खड़े ब्लैकी ने क्वाइट वुल्फ को ऐसे समय में चुपके से हमला करने पर फटकार लगाई। हालांकि इससे कुछ बदलने वाला नहीं था। वे दोनों बहुत दूर थे। ब्लैकी के लिए क्वाइट वुल्फ पर हमला करना बहुत मुश्किल था। वो केवल स्नो फॉक्स पर हमला कर सकता था, इस उम्मीद में कि वो उसे 1 सेकंड पहले गिरा देगा और क्वाइट वुल्फ को फायदा नहीं उठाने देगा। हालांकि मॉन्स्टर्स पर हमला करने की तुलना में प्लेयर पर हमला करना अधिक प्रभावी हो सकता था, पर प्लेयरों पर तब तक हमला करना कठिन होता था जब तक वे स्थिर खड़े ना हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही कोई डार्क एरो निकलता, एक प्रिडिक्शन लाइन दिखाई देती और ऐसी स्थिति में लंबी दूरी होने पर मानक कौशल वाले खिलाड़ी आमतौर पर उससे बच जाते। यदि वो कोई एक्सपर्ट होता तो उससे बचना और भी आसान होता। जैसे ही स्नो फॉक्स और क्वाइट वुल्फ तेजी से आगे बढ़ने वाले थे, नीतीश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो वर्षों से शैडो में क्वाइट वुल्फ को जानता था, इसलिए क्वाइट वुल्फ की ताकत और आदतों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। नीतीश 2 कदम पीछे हट गया, जिससे स्नो फॉक्स और क्वाइट वुल्फ के बीच एक परफेक्ट त्रिभुज बन गया। नीतीश ने नोविस स्वॉर्ड को अपनी छाती के सामने कसकर पकड़ा। वो स्थिर खड़ा रहा और उनके हमलों का इंतजार करने लगा।
क्या उसने हार मान ली? क्वाइट वुल्फ ने नीचे झुककर नीतीश को देखा। जब उसने देखा कि नीतीश अपनी तलवार से ब्लॉक करने ही वाला है। हालांकि खिलाड़ी हमला रोककर होने वाले नुकसान को कम कर सकते थे, पर स्नो फॉक्स एक एलीट था। यदि नीतीश उसका बचाव भी कर लेता तब भी हमला लगभग 50 डैमेज देता। केवल 31 एचपी बची होने पर नीतीश एक भी हिट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्नो फॉक्स एक कदम आगे बढ़ा और नीतीश की ओर काटा। तेज काट। ठीक समय पर। पीछे हटने के बजाय नीतीश आगे बढ़ा। वो स्नो फॉक्स की ओर दौड़ा। नोविस स्वॉर्ड ने स्नो फॉक्स के वार को उसके मुंह में रोक लिया। जान बचाने वाली स्किल पैरी का उपयोग करके नीतीश एक सामने से आने वाले हमले को रोक सका। फिर नीतीश ने स्नो फॉक्स को उठाकर आगे बढ़ना जारी रखा। स्नो फॉक्स में अधिक शक्ति नहीं थी, इसलिए नीतीश उसे आसानी से क्वाइट वुल्फ की तरफ फेंक दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। क्वाइट वुल्फ, जो नीतीश की तरफ दौड़ रहा था, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। एक क्षण में स्नो फॉक्स ने उसके कंधे पर काटा। क्वाइट वुल्फ के सिर पर -164 का डैमेज दिखा। उसका एचपी तुरंत 0 हो गया। कैसे? क्वाइट वुल्फ विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ। नीतीश की ताना देने वाली मुस्कान ने उसके दिल में अनचाही हैरानी भर दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई खिलाड़ी ऐसा कर सकता है। यदि उसे इसके बारे में पता होता तो वो निश्चित रूप से स्वयं को मरवाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इसी समय चाहे क्वाइट वुल्फ कितना भी मान ले, उसका एचपी 0 हो चुका था। उसका शरीर गिर पड़ा और तारों जैसी चमक में बदल गया। उसने इक्विपमेंट भी छोड़ा। दूर खड़े ब्लैकी हैरान रह गया। वो स्नो फॉक्स पर हमला करना भी भूल गया। ब्लैकी, दिन में सपने देखना बंद करो, जल्दी से स्नो फॉक्स पर हमला करो। नीतीश चिल्लाया और फिर से स्नो फॉक्स पर झपट पड़ा। ब्लैकी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक श्राप छोड़ा और पागलों की तरह स्नो फॉक्स पर टूट पड़ा। क्वाइट वुल्फ के हस्तक्षेप के बिना मरता हुआ स्नो फॉक्स केवल एक सजावट साबित हुआ। 10 सेकंड के भीतर स्नो फॉक्स ने नीचे गिरने से पहले एक चीख मारी। सिस्टम रियर एलीट कनिंग स्नो फॉक्स को मार दिया गया। 130 EXP प्राप्त हुए। नीतीश अब लेवल 2 पर था, इसलिए ये EXP उसके लिए नगण्य था। नीतीश को लूट की चिंता थी। रेयर एलीट्स अपनी शॉकिंग ड्रॉप रेट के कारण गॉड्स डोमेन के सभी खिलाड़ियों में लोकप्रिय थे। इसके अलावा ये स्नो फॉक्स का पहला किल था, इसलिए लूट और भी बेहतर होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता, इसने वास्तव में हथियार गिराया। नीतीश को एक स्टाफ और आर्म गार्ड प्राप्त हुए। ब्लैकवुड स्टाफ, ब्रॉन्ज रैंक, लेवल 1। इक्विपमेंट की जरूरतें: स्ट्रेंथ 5, अटैक पावर +8, इंटेलिजेंस +3, विटालिटी +1, माना +30, ड्यूरेबिलिटी 20/20। ये इक्विपमेंट किसी कर्समैंसर को बहुत सशक्त बनाएगा। न केवल इसकी अटैक पावर अधिक थी, बल्कि ये 3 अतिरिक्त इंटेलिजेंस भी देता था। यदि कोई मेज इसे लगाता तो उसका डैमेज 2 लेवल तक बढ़ सकता था। फॉक्स स्किन ग्लव्स, कॉमन रैंक, लेदर आर्मर, लेवल 1। इक्विपमेंट की जरूरतें: स्ट्रेंथ 3, डिफेंस +4, ड्यूरेबिलिटी 20/20। दूसरी ओर क्वाइट वुल्फ ने +3 डिफेंस वाले लेवल 0 कॉमन लेदर के जूतों की एक जोड़ी भी छोड़ी थी, और मुझे लगा ये कुछ सामान्य कचरा इक्विपमेंट होगा। लगता है क्वाइट वुल्फ की किस्मत इतनी बुरी नहीं थी कि उसे कॉमन इक्विपमेंट ही मिला। नीतीश की अब क्वाइट वुल्फ के प्रति एक अलग राय बन गई। गेम के शुरुआती चरण में कॉमन इक्विपमेंट का मिलना किस्मत पर निर्भर करता था। हालांकि क्वाइट वुल्फ की किस्मत अब नीतीश के लिए लाभकारी थी। स्वॉर्ड्समैन प्लेट आर्मर और क्लॉथ आर्मर दोनों पहन सकते थे। अब जब नीतीश के पास ये 2 नए आइटम थे, उसका डिफेंस काफी बढ़ गया था। ब्लैकी, ये तुम्हारा इक्विपमेंट। नीतीश ने ब्लैकवुड स्टाफ ब्लैकी को दिया। शुरू में ब्लैकी के चेहरे पर झिझक थी। उसने स्वयं कुछ नहीं पाया था। स्नो फॉक्स को मारना पूरी तरह नीतीश पर निर्भर था। फिर भी उसे सबसे अच्छा इक्विपमेंट मिल गया, ब्रॉन्ज रैंक का एक पीस, और वो भी इतना मूल्यवान। गेम के इस चरण पर इतने कीमती आइटम रखने के काबिल बहुत कम खिलाड़ी थे। क्या हुआ? क्या हम अच्छे भाई नहीं हैं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और तुम एक कर्समैंसर हो। जब तुम लेवल 1 पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्टाफ की सारी क्षमता उपयोग करने का पूरा मौका मिलेगा। इससे हम और भी तेजी से लेवल बढ़ा सकते हैं, नीतीश ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे वो जानता हो कि ब्लैकी क्या सोच रहा है। कुछ सोचने के बाद ब्लैकी ने समझ लिया और कहा, थैंक्स, मैं इसे जरूर अच्छे से उपयोग करूंगा। अब ये बहुत बेहतर है। नीतीश हंसा। चलो हम डार्क मून वैली जाते हैं, रेड लीफ टाउन में। शांत वुल्फ, तुम क्या कर रहे थे? तुम न सिर्फ मर गए बल्कि तुम्हारा एक महंगा इक्विपमेंट भी गिर गया। क्या तुम जानते हो वो कितना कीमती था? फ्लेमिंग टाइगर ने गुस्से में कहा। क्वाइट वुल्फ का चेहरा गहरे उदासी से भर गया था। वे जूते उसे 7 घंटे मेहनत के बाद मिले थे और अब वो वास्तव में उन्हें खो चुका था। उसका दिल अभी रो रहा था। हो सकता है वो ये बता पाता, पर वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि नीतीश ने उसके साथ कैसे खेला। यदि वो सामान वापस छीनने की तुरंत कोशिश करता, तब भी वो नीतीश का प्रतिद्वंदी नहीं था। भाई टाइगर, मुझे जंगल में एक रेयर एलीट मिला था। मैं नहीं समझता था कि जब मैं एलीट को मारने वाला हूं तो ये बच्चा मुझे पकड़ लेगा। वो और एक और आदमी उसके साथ थे। 1 बनाम 3 की स्थिति में मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। क्वाइट वुल्फ ने क्रोध में सफेद को काला कर देने का नाटक किया और बार बार फ्लेमिंग टाइगर को दोषी ठहराने की कोशिश की। वो बदमाश अब तक रेयर एलीट को मार भी चुका होगा, उसे कुछ अच्छा मिला होगा। वे डार्क मून वैली की ओर जा रहे थे। अगर हम उनका पीछा करें तो शायद हम उन्हें पकड़ लें, शायद हम अपना सामान वापस भी पा लें। रेयर एलीट? फ्लेमिंग टाइगर की आंखें चमक उठी। उसने अब क्वाइट वुल्फ से कोई सवाल नहीं किया। वो सीधे रेयर एलीट की लूट में रुचि दिखाने लगा। उत्साहित होकर वो बोला, चलो हम तुरंत उनका पीछा करेंगे। उन्होंने मेरा सामान चुराने की हिम्मत की है। मैं उन्हें गॉड्स डोमेन खेलने पर पछतावा कराऊंगा। थोड़ी ही देर में फ्लेमिंग टाइगर ने रेड लीफ टाउन में मौजूद शैडो वर्कशॉप के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। वो 11 वर्कशॉप सदस्यों को लेकर डार्क मून वैली की ओर दौड़ा। चाहे जो भी हो, वो नीतीश को मारकर उसका सामान वापस लेना चाहता था। इस बीच नीतीश और ब्लैकी पहले ही डार्क मून वैली पहुंच चुके थे। बहती हुई नदी के किनारे एक लोहार की दुकान थी। नीतीश और ब्लैकी चुपचाप उसके सामने खड़े हो गए। एक नंगा सीना, मध्यम आयु वाला अंकल हथौड़ा लिए लोहे पर वार कर रहा था। डिंग डैंग। वो गहरे लाल अयस्क पर हथौड़ा मार रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया, थोड़ा थोड़ा करके। भाई नीतीश, क्या हम अभी भी इंतजार करेंगे? आधा घंटा हो गया है, ब्लैकी ने कहा। हमें इंतजार करना होगा। सब्र के बिना वो हमें क्वेस्ट नहीं देगा, नीतीश ने उत्तर दिया।
अपनी पिछली जिंदगी में हैमर ट्रेडिंग गलती से इस स्थान से गुजरा था। उसे यहाँ एक लोहार मिली थी जिसने शुरुआत में उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिस पर हैमर ट्रेडिंग को क्रोध आया। उसने लोहार को घूरा और मामला बढ़ा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ समय बाद वही लोहार खुले रूप में सहयोग कर देगा और उसने एक हिडन क्वेस्ट दे दी। इससे हैमर ट्रेडिंग को फोर्जिंग टैलेंट हासिल हुआ और वो उस समय का फोर्जिंग मास्टर बन गया। जब नीतीश ने फोर्जिंग टैलेंट के बारे में सोचा तो उसने बुक ऑफ फोर्जिंग के साथ मिलाकर आसानी से एडवांस फोर्जिंग अप्रेंटिस बनकर सोने की बरसात की कल्पना की। 10 मिनट से अधिक इंतजार के बाद, क्या आप दोनों फोर्जिंग में रुचि रखते हैं? अधेड़ उम्र के लोहार ने अचानक पूछा। हाँ सर, हमें बचपन से ही फोर्जिंग पसंद है, नीतीश ने तुरंत उत्तर दिया। अधेड़ ने सिर हिलाया और संतोषपूर्वक कहा, ठीक है, यदि तुम फोर्जिंग में रुचि रखते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर पहले क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे 100 पीस मीटियोराइट और चाहिए। वे क्रिम्सन स्टार माइन के पश्चिमी भाग में मिल सकते हैं। जरूर, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, नीतीश ने विनम्रता से उत्तर दिया। सिस्टम हिडन क्वेस्ट रोड ऑफ फोर्जिंग स्वीकार किया गया। फोर्जिंग मास्टर जैक ने प्लेयर से क्रिम्सन स्टार माइन से 100 पीस मीटियोराइट और जुटाने के लिए कहा। क्रिम्सन स्टार माइन लेवल 4 कोबोल्ड्स का अड्डा था। ये मॉन्स्टर्स और के लिए मशहूर थे और माइन के अंदर वे प्रतिदिन खुदाई करते थे, इसलिए कोबोल्ड्स काफी ताकतवर थे। हालांकि उनके हाथ पांव छोटे थे। क्योंकि वे लंबे समय तक जमीन के नीचे रहते थे, उनकी दृष्टि रेंज कम थी। वे केवल 35 यार्ड के भीतर ही दुश्मनों का पता कर पाते थे। ये दूरी एक मेजर क्लास के हमले की अधिकतम रेंज के बराबर भी थी। माइन के प्रवेश पर कई कोबोल्ड्स घूम रहे थे। यदि उनमें से किसी पर भी हमला होता तो पूरा दल उसकी ओर खींच जाता। कोबोल्ड लेवल 4 HP 420। ठीक है, पहले थोड़ा खाना पीना फिर काम शुरू करेंगे। नीतीश एक ब्लैक स्टील बियर और एक एप्पल पाई लेकर आया। ब्लैकी को समझ नहीं आया कि नीतीश क्या योजना बना रहा है, पर वो नीतीश पर भरोसा कर बैठा। वो बैठकर खाना खाने लगा। एप्पल पाई खाने के 10 सेकंड बाद ब्लैकी के सभी गुण +1 पॉइंट बढ़ गए। ये प्रभाव 30 मिनट तक टिकेगा। ब्लैक स्टील बियर पीने के बाद ब्लैकी की दृष्टि धुंधली हुई। जब उसने दूर लेवल 4 कोबोल्ड्स को देखा तो उनके लेवल अचानक 2 कम होकर लेवल 2 दिखने लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्लैक स्टील बियर की एक बोतल का नशे वाला असर केवल 30 मिनट तक रहता है। नीतीश खड़ा हुआ। उसने एक स्मोक बम निकाला और खदान के प्रवेश के पास जाकर उसे कोबोल्ड्स के समूह की ओर फेंक दिया। उस समय वहां 10 से अधिक कोबोल्ड्स थे। स्मोक बम 10 बाय 10 यार्ड के दायरे में विजिबिलिटी घटा देता है। अवधि 1 घंटा। स्मोक बम मॉन्स्टर्स की दृष्टि को 10 यार्ड तक घटा सकता था। ये सामान्य तौर पर अन्य मॉन्स्टर्स के खिलाफ खास काम नहीं करता, पर कोबोल्ड्स के सामने ये बेहद उपयोगी था। उनकी देखने की रेंज अब 25 यार्ड तक घट गई। जब तक कोई मेज 30 यार्ड की दूरी से हमला करता, कोबोल्ड्स उन्हें बिल्कुल नहीं देख पाते। वे बस वहीं खड़े होकर अपनी नियति का इंतजार कर सकते थे। हमला। नीतीश ने धुएं के भीतर कोबोल्ड्स की ओर इशारा किया। ब्लैकी को नीतीश के इरादों पर थोड़ा संदेह हुआ, पर उसने फिर भी विश्वास किया। उसके मुंह से एक शाप निकला। एक पल बाद एक डार्क एरो निकला और सबसे आगे वाले कोबोल्ड को लगा।